ये वीडियो है 30 अक्टूबर 1984 की और स्पीच है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। और स्पीच इंदिरा के जीवन की लास्ट स्पीच होने वाली। किसे पता था कि अगली ही सुबह उनके ही गार्ड उन्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। जनरल सिंह भिंडरावाले जैसे ही पंजाब की पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ, पूरे पंजाब की पॉलिटिकल, सोशल, क्रिमिनल और कम्युनल एक्टिविटीज अपने हाथ में ले। भिंडरावाले ने जब जाना कि सरकार उसे अरेस्ट करने वाली है तो उसने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त में अपना डेरा डाल दिया, क्योंकि सरकार वहां जाने वाली नहीं थी। जनरल सिंह को अरेस्ट करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। जनरल सिंह की डेथ होने से कम्युनल वायलेंस इतना बढ़ गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग होने लगी। इंदिरा को उनके ही गार्डों ने, जिसमें सतवंत सिंह व बेअंत सिंह शामिल थे, 33 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा की मौत का सदमा पूरे भारत को लगा। इसके परिणाम स्वरूप पूरे भारत में भारी मात्रा में दंगे हुए और लगभग 16,000 सिखों की हत्याएं की गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या तक का भारत के इतिहास का ब्लैक ट्रुथ का एक पेज। अब आज हम उसी पेज को पलटेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो यार। मेरा उन 76% लोगों से भी कहना है कि वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उसके लिए पैसा नहीं पड़ता कोई भाई। फिर से वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। बेसिकली सिख लोग पंजाब के दक्षिण एशिया में केंद्रित रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा विजय से पहले पंजाब क्षेत्र पर सिख मिसलों का शासन था। मिसलों ने 1733 से 1799 तक के पूर्वी पंजाब पर शासन किया और जब महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 से 1849 तक उनके संघ को सिख साम्राज्य में एकीकृत कर दिया। इसके बाद में 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध के लास्ट में सिख साम्राज्य की अलग अलग रियासतों व प्रांतों में सेपरेट हो गया। अब जो नए प्रांत व रियासतें बनी उसमें फूट डालो व राज करो की नीति अपनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। अब अंग्रेजों ने लोगों को इसके तहत इतना सताया कि इसका समाधान बस जमीनी स्तर पर धार्मिक पुनरुत्थान था और इससे अलग होना ही था। 1930 में जब ब्रिटिश का थोड़ा थोड़ा विघटन भारत में शुरू हुआ तो सिखों ने पहली बार कथित तौर पर खालिस्तान की मांग की। खालिस्तान की बुक लिखी गई, इसके थ्रू इसकी मांग की गई। अब इसी समय जब लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो मुस्लिम लीग ने अपना अलग मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट पाकिस्तान मांगा। तब अकालियों ने यह सोचा कि हमारा ऐतिहासिक रीजन जो केवल पंजाबियों का होना चाहिए अब तो छिन जाएगा, क्योंकि पंजाब का बड़ा हिस्सा तो उधर ही था। इसी कॉन्फ्रेंस में सिख पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने सिखों के लिए अलग वकालत की और एक अलग खालिस्तान की मांग की या अलग स्थान की मांग की जिसमें सिखों को रहने दिया जाए। उस समय पंजाब अब के पंजाब के जो पाकिस्तान में है तथा लाहौर और शिमला स्टेटस के हिस्से जिसमें शामिल थे। समय आया पार्टीशन का। अब भारत व पाकिस्तान का बंटवारा धार्मिक था, जहां पंजाब को भारत तथा पाकिस्तान के बीच में विभाजित किया गया। 14 दिसंबर 1920 को स्थापित अकाली दल एक सिख राजनीतिक पार्टी थी जो पंजाब में सरकार बनाने की मांग कर रही थी। ये रही अकाली दल। जो अकाली दल था, आजादी के बाद अकाली दल के नेतृत्व में पंजाबी सूबा आंदोलन ने पंजाबी लोगों के लिए एक अलग प्रांत या सूबा बनाने की मांग की थी। इस मांग में मुख्यतः अकाली दल का खालिस्तान छुपा हुआ था। इसी मांग से प्रेरणा लेकर बाद में खालिस्तानी समर्थक अलग सिख राज्य के लिए इसका उपयोग। पार्टीशन के समय भारत में दंगे हुए, बड़ा खून खराबा हुआ, इसीलिए इस मांग को शुरू में ठुकरा दिया गया, क्योंकि भारत सरकार ने सोचा कि अगर पंजाबी बहुल राज्य बनाने का मान लिया जाए तो फिर से धार्मिक आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा, इसीलिए इसको अस्वीकार किया गया। बाद में 7 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ। इसे 1 नवंबर 1966 से लागू किया गया था। नए बने पंजाब में हिमाचल प्रदेश के हिस्से शामिल, चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया। चूंकि पंजाब व हरियाणा अब चंडीगढ़ राजधानी साझा करते थे और हरियाणा में पंजाबी भाषा नहीं थे, इसलिए सिखों में नाराजगी दिखी। चंडीगढ़ में जब पंजाबी बोलने वाले हैं नहीं तो उसका साझा क्यों। इसी बीच रावी, ब्यास व सतलुज एक नहर प्रणाली बनी। ये पंजाब से होकर बहती थी और पानी हरियाणा व राजस्थान तक जाता था। इसका 23% पानी पंजाब को तथा बाकी हरियाणा व राजस्थान को देना था। इसके यह भी नाराजगी का कारण बना। 1972 के पंजाब इलेक्शन में अकाली दल की भारी हार हुई। अकाली दल ने लोकप्रियता वापस पाने के लिए 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पेश किया। इसमें अधिक स्वायत्तता की मांग की गई थी। इसमें धार्मिक और राजनीतिक दोनों मुद्दे शामिल थे। इसमें हिंदू धर्म को सिख धर्म से बिल्कुल भी अलग करने तथा चंडीगढ़ को पंजाब को देने को कहा गया, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा दोनों की राजधानी थी। 1982 में अकाली व भिंडरावाले ने प्रस्ताव को लागू करने व धर्म युद्ध मोर्चा शुरू करने के लिए आपस में हाथ मिलाया। यहीं से भिंडरावाले की कहानी शुरू होती। 1980 के दशक तक जनरल सिंह भिंडरावाले राजनीतिक गतिविधियों की आड़ में उनके अनुयायियों ने पंजाब में बड़े पैमाने पर हत्याएं की। उसमें सशस्त्र खालिस्तानी उग्रवादियों ने खुद को खारुकू बताया। केवल वर्ष 1984 में 1 जनवरी से लेकर 3 जून तक के बीच में 775 हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें
298 लोग मारे गए। लेकिन यह सबको पता था कि बम विस्फोट व हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोग जितने हैं वो सब गुरुद्वारों में छिप रहे हैं, शरण ले रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कहा सिख भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस डर से इन पूजा स्थलों में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती सरकार। इसी का फायदा उठाकर संबंधित लोग गुरुद्वारे में छिपने लगे। खुलेआम हथियारों की तस्करी की विस्तृत रिपोर्ट इंदिरा गांधी को दी गई, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं करने को कहा। अक्टूबर 1983 में 6 हिंदू बस यात्रियों की हत्या कर दी। पंजाब में इमरजेंसी लागू कर दी गई, जो 1 दशक तक लगभग लागू रही। इन हिंसक घटनाओं का एक और कारण था। अकाली दल ने फरवरी 1984 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 सेकंड के बी के खिलाफ विरोध करते हुए कहा कि इसमें लिखा है हिंदुओं के संदर्भ में सिख हो, जैन हो, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को शामिल किया जाए। यानी कि हिंदुओं के संदर्भ में जो हिंदू शब्द है इसमें शामिल किया जाएगा सिख को, जैन को, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। अकाली दल ने कहा कि सिख धर्म हिंदू शब्द की कोई भी मिलावट नहीं चाहता, इसकी सभी अस्पष्टताओं को दूर किया जाए और संविधान से इसको हटाया जाए। उसने कहा इससे सिख आबादी को सिद्धांत व व्यवहार दोनों प्रकार से कठिनाई होती है। उदाहरण के रूप में मान लेते हैं एक सिख जोड़ा है जो अपने धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करेगा तथा अपने विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पंजीकृत कराना होगा, रजिस्टर कराना। अकालियों ने ऐसे सभी कानूनों व नियमों को सिख धर्म के लिए बदलने की मांग की। इन्हीं सारी उपरोक्त घटनाओं ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव डाली। आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके सशस्त्र अनुयायियों को अरेस्ट करना, जो पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर की इमारत में छिपे हुए। आपको बता दें जुलाई 1983 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद्र सिंह लौंगेवाल ने भिंडरावाले को पवित्र स्थल यानी स्वर्ण मंदिर में निवास करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भिंडरावाले को सरकार को हराने के लिए हथियार कहा था। आपको बता दें कि भिंडरावाले जो था ये सरकार की आड़ में, मतलब ये जो हरमंदिर साहब था वहाँ पर रह करके वहाँ की सरकार की आड़ में कई सारे आतंकवादी गतिविधियों में मिक्स। जनरल सिंह भिंडरावाले कई सारी आतंकवादी घटनाओं और कम्युनल वायलेंसबल घटनाओं में शामिल था, इसीलिए सरकार ने उस पर अरेस्ट करने का ऐलान किया था। 19 जुलाई 1982 को भिंडरावाले व लगभग 200 सशस्त्र आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर के परिसर में कब्जा कर लिया। भिंडरावाले ने प्रभावी रूप से इसे अपना मुख्यालय बना लिया। 23 अप्रैल 1983 को पंजाब के उप महानिरीक्षक एस अटवाल को परिसर से बाहर निकलते समय गोली मार दी गई तथा लौंगेवाले ने भिंडरावाले पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। 1983 के ढलवान बस हत्याकांड में 6 बस यात्रियों की हत्या कर दी गई। तभी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इससे सिखों व हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और हरियाणा के करनाल में हिंदुओं के 8 सिखों की हत्या कर दी गई और 19 फरवरी 1984 को एक गुरुद्वारा में आग लगा दी गई। अभी भारतीय संसद में बहस के दौरान दोनों सदनों के सदस्यों ने भिंडरावाले की गिरफ्तारी की मांग की। अब छात्रावास परिसर में ही उसने अपनी गिरफ्तारी की संभावना जानकर उसने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो कि स्वर्ण मंदिर की कमेटी थी, इसके अध्यक्ष तोहरा को स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त में अपना मुख्यालय स्थापित करने के लिए मंदिर के उच्च पुजारी ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आज तक ग्रंथ साहिब के ऊपर की मंजिल पर कभी भी कोई भी नेता नहीं गया। लेकिन कमेटी के हेड तोहरा ने कहा भिंडरावाले की गिरफ्तारी रोकना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है कि वह यहीं रहे। 14 दिसंबर 1983 को बब्बर खालसा के सदस्यों द्वारा भिंडरावाले को बाहर जाने को कहा गया। कुछ नेताओं ने अकाल तख्त परिसर और राज्य भर के अन्य गुरुद्वारों में भिंडरावाले की गिरफ्तारी की मांग की। प्रमुख में अकाल तख्त के आध्यात्मिक नेता और जत्थेदार ज्ञानी प्रताप सिंह शामिल थे। उन्हें अन्य असंतुष्टों के साथ, जिनमें हरबंस सिंह मनचंदा, निरंजन सिंह, जनरल सिंह, सूरज सिंह, इनको सबको मार दिया गया था। ये आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में पनाह पाने में सफल रहे क्योंकि उन्हें परिसर के मुख्य व्यक्तियों से पूर्ण या आंशिक समर्थन प्राप्त था। भारत की रॉ ने परिसर से भिंडरावाले की गिरफ्तारी या अपहरण करने के लिए ऑपरेशन सनडाउन नामक योजना तैयार की। सरकार ने भिंडरावाले की गिरफ्तारी करने के लिए नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक टीम भेजी और भारत में कानूनी व्यवस्था बिगड़ती चली गई। इंदिरा गांधी ने लोगों से गिरफ्तारी में सहयोग के लिए मनाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी ने श्रीधर वैद्य के सिफारिश पर ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया। इसमें कोई भी नागरिक हताहत नहीं होगा, ऐसा वादा किया गया। धारणा यह थी कि जब सामना होगा तो भिंडरावाले आत्मसमर्पण कर देगा। यह धारणा मानी गई थी। हरमंदिर साहिब परिसर के आसपास घरों को जनरल सबेग सिंह ने किलेबंद किया, जो सेना से रिटायर थे और इसके बाद वे भिंडरावाले के गिरोह में शामिल हो गए। 12 मई 1984 को लाला जगत नारायण के बेटे व हिंद समाचार पत्र के संपादक रमेश सिंह भिंडरावाले समर्थकों ने हत्या कर दी। इसके अलावा 7 मीडिया एंकर व समाचार एजेंटों की हत्या कर दी गई। अब आगजनी विस्फोट गोलीबारी घटनाएं इतनी बढ़ गई कि इसमें कुल 410 लोग मारे गए, 1180 लोग इसमें घायल भी हुए।
उप सेना प्रमुख श्रीनिवास कुमार सिन्हा ने बताया कि सेना ने मंदिर पर हमले की तैयारी 18 माह पहले कर दी थी। 2 माह पहले जब आक्रमण किया गया तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर ऊपर उड़कर तस्वीरें ले रहे थे। आरपीएफ ने 2 माह पहले मंदिर को घेर लिया था। अब जानते हैं इसमें इन्वॉल्व सेना जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल थी। मंदिर के भीतर भिंडरावाले, सबेग सिंह, दमदमी टकसाल के प्रेसिडेंट अमरीक सिंह शामिल थे। उसी के बाहर भारतीय सेनाओं में कुलदीप सिंह बराड़ ने कमान संभाली। 31 मई को उन्हें मेरठ से बुलाया गया था। वे एक जाट सिख थे, भिंडरावाले की ही जाति के थे। सबेग सिंह उनका छात्र रहा था, इसीलिए उससे भी परिचित थे। ऑपरेशन में 6 जनरलों में 4 सिख थे। सेना के ऑपरेशन को 2 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया। ऑपरेशन मेटल, परिसर से सभी आतंकवादियों को बाहर निकालना। इसके लिए बराड़ की 9 इन्फेंट्री डिवीजन को नियुक्त किया गया था। एक था ऑपरेशन शॉप। ऑपरेशन शॉप में पंजाब के चरमपंथी इलाकों पर हमला करना और ग्राम में बचे सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार करना। 1 जून को पहली बार सीआरपीएफ ने 12:40 से 8:40 तक गोली चलाई। इसके में मध्य मशीन गन, हल्की मशीन गन और राइफलों को यूज किया गया। इसमें 1 महिला, 1 बच्चे सहित 8 तीर्थयात्रियों की जान गई। इसमें मंदिर में कुल 34 गोलियां लगी। 2 जून सेना ने कश्मीर राजस्थान के गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया। गांव में सेना की 7 टुकड़ियां शामिल थी। सारा पंजाब का आवागमन बंद कर दिया। बिजली पानी काट दी गई। 3 जून रात में कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना ने पूरे पंजाब में गश्त कर दी। सेना ने मंदिर के बाहर तथा अंदर जाने वाले सभी रास्तों को क्लोज कर दिया। पूरे मंदिर को सेना ने घेर लिया। 3 जून को मंदिर के अंदर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को यह भी पता नहीं था कि मंदिर में कर्फ्यू लगा है। ऑपरेशन शुरू होने से पहले कुलदीप सिंह बराड़ ने सैनिकों को संबोधित किया था। यह कार्रवाई सिखों या सिख धर्म के लिए नहीं है, यह आतंकवादियों के खिलाफ है या आतंकवाद के खिलाफ है। अगर उनमें से कोई ऐसा है जिसकी धार्मिक भावनाएं प्रबल हैं या अन्य आपत्तियां हैं और वह इस ऑपरेशन में भाग नहीं लेना चाहता तो वह इससे बाहर निकल सकता है और यह उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। कुलदीप सिंह बराड़। पर किसी ने भी इससे बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना। 4 और 5 जून को तीर्थयात्रियों को मंदिर छोड़ने के लिए संदेश जो लाउड स्पीकरों पर बजाए गए थे। लेकिन 2017 में अमृतसर के जिला न्यायाधीश गुरबीर सिंह ने एक फैसला दिया। उन्होंने कहा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 1984 के ऑपरेशन शुरू करने से पहले आम नागरिकों को स्वर्ण मंदिर परिसर छोड़ने के लिए कहा गया था। 4 जून को हमला 4 बजे 25 पाउंडर के साथ शुरू हुआ। 5 जून को हरमंदिर साहब के अंधे अमरीक सिंह व अवतार सिंह को सेना ने मंदिर के अंदर ही मार दिया। हरमंदिर साहब के पुजारी पूरन सिंह के अनुसार रात के 10 बजे मंदिर परिसर में टैंक घुसने लगे थे। उसी समय बख्तर बंद गाड़ियां भी घुसने लगी थीं। 6 जून को 10 बजे जोरदार लड़ाई समाप्त हो गई। 40 से 50 सिखों ने लड़ाई तब तक लड़ी जब तक वे मर नहीं गए। टैंकों ने अकाल तख्त पर गोलीबारी शुरू की, लेकिन संरचना अभी भी खड़ी हुई है। 7 से 10 जून तक सेना अकाल तख्त में घुस गई। इमारत में भिंडरावाले, सबेग सिंह, अमरीक सिंह के शव पाए गए। दोपहर को सेना ने सिख संदर्भ पुस्तकालय को जला दिया। पुस्तकालय में कई कलाकृतियाँ थीं और सिख गुरुओं द्वारा हस्तांतरित पत्र भी थे। ऑपरेशन के बाद ज्ञानी जैल सिंह परिसर का दौरा करने गए, तभी उन पर एक स्माइनर ने गोली चलाई। एक गोली कर्नल की बाह में लगी जो उनके संरक्षक के तौर पर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। अब जानते हैं कि इस ऑपरेशन में हताहतों की संख्या कितनी थी। लगभग इसमें 700 सैनिक मारे गए जो कि भारतीय सेना के। लगभग इसमें 5000 निर्दोष तीर्थयात्री, सिख उग्रवादी और नागरिकों की मौत हुई। पंजाब के इतिहास में इससे बड़ी संख्या में नागरिक कभी नहीं मरे। परिणाम ये हुआ कि सिख हिंसाएं पहले से ज्यादा बढ़ गई और लोग तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उसका जिम्मेदार ठहराया और उनको मारने की प्लानिंग चलने लगी। इसके बाद इंदिरा गांधी की जान का खतरा बढ़ गया। खुफिया ब्यूरो ने उनके निजी अंगरक्षक दलों से सिखों को हटाने का आदेश दिया। इंदिरा ने सोचा कि सिखों को अपनी सुरक्षा हटाने का मतलब जनता को घृणा उत्पन्न होगी कि सारे सिखों से मुझे घृणा है, और उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने अंगरक्षा में फिर से सिखों को लगाने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह जो उनका सबसे पसंदीदा सिपाही माना जाता। समय बढ़ता रहा, गांधी को मारने की कोशिश भी बढ़ती रही। दिन आया 31 अक्टूबर 1984 का। लगभग 9:30 बजे की बात है। इंदिरा गांधी ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव से इंटरव्यू के लिए जा रही थी। श्रीमती के साथ कांस्टेबल नारायण सिंह, निजी सुरक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल, निजी सचिव आर.के. धवन भी थे। वे दिल्ली के सफदरगंज रोड नंबर 1 पर प्रधानमंत्री निवास के बगीचे से होकर अकबर रोड की तरफ जा रहे थे। इंदिरा गांधी ने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, जिसे ऑपरेशन के बाद हर समय पहनने की सलाह दी गई थी। जब वे बेअंत व सतवंत द्वारा संरक्षित विकेट गेट से गुजरी
तो बेअंत सिंह आगे बढ़े। अपने .38 रिवॉल्वर से 3 फायर किए जो उनके पेट पर लगे। फिर गांधी जी के जमीन पर गिरने के बाद सतवंत सिंह ने स्टर्लिंग सब मशीन गन से 30 राउंड फायर किए। फिर दोनों ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए और बेअंत सिंह ने कहा, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है वो करो। अगले 4 मिनट में तरसेम सिंह और शमशरण सिंह ने बेअंत सिंह को वहीं मार दिया और सतवंत सिंह को उनके एक साथी के साथ पकड़ लिया। उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और उनको केहर सिंह के साथ 1989 में फांसी दी गई। उनकी हत्या के 10 घंटे बाद, यानी इंदिरा गांधी के हत्या की 10 घंटे बाद शाम को सलमा सुल्तान ने उनकी हत्या की खबर दूरदर्शन पर दी। भारत सरकार द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि गांधी के सचिव आर.के. धवन के खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों के आदेश को खारिज कर दिया था। मतलब आर.के. धवन ने ही खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों का आदेश जो आया था कि सिख लोगों को इंदिरा गांधी की सुरक्षा से हटा दिया जाए, तो आर.के. धवन ने ही उसको खारिज कर दिया था। जबकि खुफिया विभाग ने इन्हीं दोनों गार्डों को, यानी इन्हीं 2 गार्डों और गार्डों को हटाने को बताया गया था। 9:30 बजे उनकी हत्या के बाद एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। 2:20 पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। हत्या की बात करें तो हत्यारों द्वारा कुल 33 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 30 गोलियां लगी, जिनमें 23 बॉडी छलनी करके बाहर निकल गई और 7 बॉडी के अंदर ही रह गई थी। 1 नवंबर को पार्थिव शरीर को दिल्ली की सड़कों से 3 मूर्ति भवन को ले जाया गया। 3 नवंबर को गांधी स्मारक राजघाट के समीप शक्ति स्थल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पूरे विश्व के गणमान्य व पीएम, राष्ट्रपति व अध्यक्ष उपलब्ध रहे। इंदिरा की मृत्यु की रिपोर्ट को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया कि भारत में कम्युनल वायलेंस बढ़ गया व परिणाम स्वरूप भारत में भारी संख्या में दंगे हुए और 8,000 सिख मारे गए व अन्य स्रोतों की माने तो कुल 16,000 सिखों की मौत हुई थी उसमें। हत्या की जांच के लिए न्यायमूर्ति मनहर लाल प्राणलाल ठक्कर की अध्यक्षता में ठक्कर आयोग बना। ठक्कर आयोग रिपोर्ट में कहा गया कि मिली भगत में संदेह की सुई आर.के. धवन पर इशारा करती है, यानी आर.के. धवन भी हत्या में शामिल है। सतवंत सिंह व बेअंत सिंह पर बनी फिल्म कौन थे हीरे, जिसे 29 अगस्त 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको मंजूरी दी थी, बट केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसको बैन कर दिया। सतवंत और बेअंत से संबंधित अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। महात्मा गांधी की मृत्यु की कहानी मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, यहाँ पर क्लिक करें और देखें।